नमस्कार साथियों, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था की। जिन भी छात्रों ने सुघड़ छत्तीसगढ़ सीरीज का कोर्स परचेज नहीं किया है, वो कोर्स को परचेज कर सकते हैं हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन से पे जाकर। और जैसा कि आपको पता है, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आपको छूट भी दी जा रही है। तो जिन भी छात्रों ने परचेज नहीं किया और वो परचेज करना चाहते हैं, और नया टॉपिक भी शुरुआत हुआ है जो पंचायती राज व्यवस्था है, तो आप लाइव जुड़कर अगर अपनी तैयारी करना चाहते हैं पूरे डिटेल के साथ, डेमो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मेरे द्वारा 2 सीरीज चलाई जा रही है, सुघड़ छत्तीसगढ़ सीरीज, जिसमें संपूर्ण छत्तीसगढ़ अध्ययन करवाया जा रहा है पूरे डिटेल के साथ में। डेमो देख लीजिएगा। और साथ ही साथ दूसरा जो है वो सी सेट सीरीज, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ शॉर्ट ट्रिक के साथ कवर करवा रहे हैं। तो दोनों ऑफर में चाहे कोई भी कोर्स उसके अलावा परचेस करते हो, आपको 25% का ऑफ दिया जा रहा है, जो भी रेट है उसमें। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द ये ऑफर का फायदा उठा के कोर्स परचेज कर सकते हैं। और नया टॉपिक शुरू हो रहा है छत्तीसगढ़ में, जो है पंचायती राज व्यवस्था, जो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में ही इंक्लूडेड है ऑलरेडी। तो अलग से कुछ परचेज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था। चलिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, इतिहास से बात करेंगे, पूरे डिटेल में बात करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझना है। यहां पर समझेंगे चीजें इजी होंगी। केवल उन्हीं को नहीं देखना है जो केवल एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर बेस फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो चीजें समझ में आने लगती है, अदरवाइज फिर आप रटना शुरू करोगे तो उससे फिर थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। तो यहां पर आप बाकी छत्तीसगढ़ के टॉपिक से कंपेयर अगर करें तो थोड़ी कॉन्सेप्ट वाली चीजें यहां पर आती है, केवल रटना नहीं है। बहुत सारे टॉपिक हम सीजी में देखते हैं जिसको केवल हमको रटना पड़ता है, लेकिन यहां पर बहुत सारी बातें कॉन्सेप्ट वाली भी रहेंगी जो इतिहास से लिंक करके हम पढ़ने वाले हैं। लाइव जुड़े हुए छात्र, सारी चीजें सही है। बुक वगैरह के बारे में जानकारी मैं आपको बाद में दे दूंगा, चिंता नहीं करना है। बुक नहीं भी खरीदेंगे तो भी चलेगा, जैसे कि मैंने कहा पूरे डिटेल में सारी बातें कवर करेंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। पूरा अपडेटेड बताएंगे, चिंता मत करिए भाई, पूरा अपडेटेड बताएंगे, जो भी संशोधन हुए हैं वो सारी बातें आपको बताएंगे। ओके, केवल 4-5 क्वेश्चन नहीं आता, आप पंचायती राज से ज्यादा प्रश्न भी उम्मीद कर सकते हो। 5 से 6 प्रश्न का सेट आपको पंचायती राज और नगरीय निकाय मिलाकर ऑन एन एवरेज पूछा ही जाता है हर साल। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था। थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे। अब देखिए, इतिहास में जाने से पहले कि कब पंचायती राज की शुरुआत हुई, हमको यह समझना पड़ेगा कि पंचायती राज व्यवस्था है क्या, या नगरीय निकाय व्यवस्था है क्या। तो पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकाय दोनों का संबंध स्थानीय स्वशासन से माना जाता है। ठीक है, तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? स्थानीय स्वशासन का, यह ध्यान रखिएगा, स्थानीय स्वशासन का। ठीक है, यह स्थानीय स्वशासन है क्या, आप इसको समझते हैं। उदाहरण के तौर पे आप समझिएगा, जैसे आप किसी गांव में बैठे हैं जो किसी मुख्य जिले से काफी दूर में स्थित है, और अगर उस गांव में किसी विकास कार्य की आवश्यकता हुई, कुछ न्याय कार्य की आवश्यकता हुई, तो फिर उस गांव के व्यक्ति को वो प्रशासनिक कार्य करवाने के लिए, विकास कार्य करवाने के लिए, न्याय कार्य करवाने के लिए जाना पड़ेगा उस जिले तक या मुख्य शहर तक, जहां पर ये सारी व्यवस्थाएं हैं, जहां पर सुनवाई हो सकती है। मतलब मैं तब की बात कर रहा हूं जब स्थानीय स्वशासन ना हो, किसी छोटे गांव में प्रशासनिक व्यवस्था ना होने के केस में मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। अगर केवल मुख्य शहरों में ही प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती, न्याय व्यवस्था मिलती, तो दिक्कतें कैसे होती? उस संबंधित व्यक्ति को उस पूरे शहर तक आना पड़ता और अपने गांव के बारे में बताना पड़ता। और ऐसे कितने गांव हैं भारत में, वो भी देखिए। तो केवल एक मुख्य शहर को और उसके आसपास के गांव को अगर हम कंसीडर करें, तो गांव के विकास कार्य को लेकर, न्यायिक कार्य को लेकर और अन्य कार्यों को लेकर एक तो उस शहर पर भी बहुत ज्यादा बर्डन पड़ेगा, और उस गांव के विकास को लेकर वहां के लोगों को भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, अगर ये सारे कार्य केवल एक ही जगह पे होने लगे, मुख्य जगह पे होने लगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया, ये हमारे प्राचीन काल से ही शुरू हो चुका है कि अगर कहीं पर किसी भी राजधानी, किसी भी वंश की कहीं पर केंद्रित है, तो केवल वहीं पर सारे कार्य नहीं होंगे,
उस साम्राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी छोटे छोटे स्थल होंगे, छोटे छोटे गांव होंगे, सूक्ष्मतम प्रशासनिक इकाइयां होंगी, वहां पर भी अलग से एक प्रशासनिक व्यवस्था बैठानी पड़ेगी, न्यायिक व्यवस्था बैठानी पड़ेगी, विकास कार्य अलग से वहां पर करना पड़ेगा, वहां के लिए अलग अधिकारी नियुक्त करने पड़ेंगे। यहीं से कॉन्सेप्ट आया स्थानीय स्वशासन का, कि जो गांव है, छोटा गांव है, वहीं के लोग सरकार बनाकर ये सारे कार्य करें। तो वहां के गांव के लोग ही खुद ऐसा कर रहे हैं, तो स्वशासन कह रहे हैं। स्थानीय क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर उस गांव से संबंधित, तो स्थानीय कह दिया। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट प्राचीन काल से चल रहा है। जितने भी भारत में राजवंश बढ़ते हैं, सभी का डिटेल स्टडी करके अगर आप देखें तो सभी में कुछ ना कुछ स्थानीय स्वशासन हमको देखने को मिलता है, या स्थानीय स्वशासन इकाइयां देखने को मिलती है। क्लियर है? उदाहरण के तौर पे छत्तीसगढ़ की ही बात करूंगा। जब हमने कलचुरी वंश पढ़ा था, हालांकि वो मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आता है, लेकिन प्राचीन इतिहास में भी बहुत सारे ऐसे वंश हैं जिसने स्थानीय स्वशासन का कॉन्सेप्ट पहले ही शुरू कर दिया था। मैं उदाहरण के तौर पे छत्तीसगढ़ की बात करूंगा और कलचुरी वंश की बात करूंगा। कलचुरी वंश शासन व्यवस्था में जब हमने पढ़ा था, तो राजधानी तो हम कालांतर में देखते आए थे, तुम्बाड़, खल्लारी, रतनपुर, रायपुर, ये सारी मुख्य राजधानियां थी। केवल यहीं पर सारे कार्य, सारे प्रशासनिक अधिकार केंद्रित नहीं थे। उनके साम्राज्य क्षेत्र में आने वाले कई गांवों में भी स्वशासन प्रशासनिक अधिकार होते थे। और जब स्थानीय स्वशासन को लेकर जो संस्था बनाई गई कलचुरी शासन व्यवस्था में, उसको पंचकुल नामक संस्था कहा गया, बताया है क्लास में। तो ये पंचकुल संस्था का कार्य क्या था? किसी गांव विशेष में सारी व्यवस्थाओं को देखना, चाहे न्यायिक कार्य हो, प्रशासनिक कार्य हो, विकास कार्य हो, कोई भी कार्य हो। हर जगह का हैंडल राजा नहीं करेगा भाई। अगर ऐसा होता कि जितने भी साम्राज्य क्षेत्र में आने वाले जितने भी मुख्य शहर हैं, जितने भी छोटे छोटे गांव हैं, अगर केवल राजा दिखता तो उसके पास बर्डन देखो। और हो सकता है बहुत सारे गांवों में जो राजा की दृष्टि है ना पहुंच पाती अच्छे से, प्रशासनिक कार्यों से, विकास कार्यों से अछूता रह जाता वो क्षेत्र। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया कि छोटे छोटे गांवों में वहां के लोग ही ये सारे कार्यभार संभाल ले। स्थानीय स्वशासन का कॉन्सेप्ट यहां से आता है। उदाहरण के तौर पे कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में पंचकुल नामक संस्था। चोल साम्राज्य की बात करें तो उर नामक संस्था होती थी इसी स्थानीय स्वशासन को लेकर। अगर वैदिक काल की बात करें तो संस्था समिति नामक आप संस्था और समिति नामक एक संगठन के तौर पे आप देखते हो, जिसमें कुछ विद्वान होते हैं जो स्थानीय स्वशासन ही संभालते हैं। बात समझ में आ रही है? वैदिक काल से ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है। और क्या बोले, सबसे प्राचीन का उदाहरण तो दे दिए। बाद में फिर ब्रिटिश काल आता है, और ब्रिटिश काल में हम देखते हैं कि जो स्टेप लिया गया सर्वप्रथम रिपन के समय पे लिया गया 1882। क्लियर है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक ब्रिटिश काल के दौरान अगर बोले तो लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। 1882 यहां से शुरुआत होती है मेन, जब पंचायती राज पढ़ते हैं। बाकी उदाहरण आपको प्राचीन काल से छत्तीसगढ़ से भी दे दिए। यहां तक क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट स्थानीय स्वशासन के साथ साथ विकेंद्रीकरण का भी आता है। क्या आता है? विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब सारी शक्तियां केवल एक जगह पर केंद्रित ना होकर वो जो शक्तियां हैं उसका बंटवारा हो जाए, और केंद्रीकरण ना हो शक्ति का। मतलब किसी एक व्यक्ति किसी एक स्थल पर समाहित ना हो कोई शक्तियां, शक्ति का बंटवारा होगा तो लोग उस शक्ति का प्रयोग अपने अनुसार, अपने क्षेत्रों के अनुसार कर सकेंगे। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आएगा विकेंद्रीकरण का, डिसेंट्रलाइजेशन का, जो आपको थोड़ी देर में बताएंगे और डिटेल में। क्लियर है? तो दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक स्थानीय स्वशासन, दूसरा विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का बंटवारा, या शक्तियों का केंद्रीकरण ना होने देना, किसी एक स्थान पर इकट्ठा ना होने देना। एक स्थान पर इकट्ठा होगा तो कैसे सर? मतलब देखो, कोई भी देश, कोई महान देश, या महान देश नहीं बोलना चाहिए, कोई शक्तिशाली देश की कोशिश हमेशा यही रहती है कि उसकी संपूर्ण शक्ति केंद्र में निहित हो। यह कोशिश रहती है, मैं कह रहा हूं, होती नहीं है, कोशिश रहती है। लेकिन जैसे संविधान अब एक के हाथ पे है तो है नहीं कि सारी देश की व्यवस्था को चलाना, या बोल सकते व्यवस्थापिका का जो निर्णय कानून के अनुसार लिया जाएगा वही निर्णय मान्य होगा। तो यहां पर प्रावधान इसीलिए किया जाता है कि एक ही जगह पर अगर शक्तियों का अधिकार होगा, केंद्रीकरण होगा, तो
केंद्र इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा कि वो जो चाहे मनमानी कर सकता है, उसकी मर्जी किसी क्षेत्र को ज्यादा डेवलप कर दे। कोई ऐसा क्षेत्र हो सकता है जो बिल्कुल अछूता रहे। तो ये एक खामी है केंद्रीकरण की, केवल एक व्यक्ति को कोई शक्ति नहीं होनी चाहिए। तो यहीं से एक और कॉन्सेप्ट जो आता है विकेंद्रीकरण का, वो आपको बताया, पंचायत से ही संबंधित है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम समझिएगा पूरा इतिहास डिटेल में बात करेंगे, ब्रिटिश काल से शुरू करेंगे। ठीक, 1882 पहला समय, 1882 ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन की अनुशंसा करने वाले लॉर्ड रिपन। कौन? लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसने सर्वप्रथम बोला कि गांवों में, सुदूर क्षेत्रों में, जो मुख्य क्षेत्र से अलग है, मुख्य धारा में नहीं है, उन क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन होना चाहिए। तो सर्वप्रथम अनुशंसा या प्रस्ताव रख रहे हैं कौन? रिपन। संवैधानिक दर्जा तो बहुत बाद में जाके मिलेगा। तो सर्वप्रथम कार्य करने की बात कर रहे हैं कौन? रिपन, 1882। क्लियर? तो ये आप पहला वर्ष ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में। ब्रिटिश काल की बात ही चल रही है अभी। ठीक है, उसके बाद 1905 से 1907 का समय आता है, बस एक बार सुन लीजिए। 1905 से 1907 में अंग्रेजों के द्वारा ही सर्वप्रथम विकेंद्रीकरण की बात की गई। किसकी बात की गई? विकेंद्रीकरण की। अलग से नोट ना करें तो भी चलेगा, बस सुनिएगा। यहां तो पहले 1882 में रिपन ने स्थानीय स्वशासन की बात की, मतलब वो एक विकेंद्रीकरण का ही भाग है, लेकिन स्पष्ट रूप से भारत में शक्तियों के विकेंद्रीकरण को लेकर, डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर 1905-1907 में अंग्रेजों के द्वारा बात की गई विकेंद्रीकरण की। क्लियर? और ये इंप्लीमेंट होते होते ऑथेंटिक रूप से अगला जो वर्ष आपको ध्यान रखना है, 1919 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। भारत शासन अधिनियम, इसको एक और अन्य नाम से जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, चेम्सफोर्ड सुधार। दो अलग अलग व्यक्ति, एक भारत का सचिव और एक वायसराय, दो अलग अलग व्यक्ति। तो उस समय जो थे उनके नाम पर यह सुधार दे दिया गया। 1909 में मार्लिमेंटो आया था, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। मॉन्टफोर्ड सुधार भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको। इसमें क्या कहा गया? इसमें द्वैध प्रांतों में द्वैध शासन की बात की गई। प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक है, द्वैध शासन मतलब दो सरकारें होंगी, दो ऐसी बॉडी होगी जो प्रशासनिक कार्य करेंगी। क्लियर है? तो द्वैध शासन की बात की गई। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ना, द्वैध शासन, डायरकी, मोनोपोली, ये सारी चीजें ना आप संविधान में बहुत अच्छे से समझोगे, डोंट वरी। बस ये समझ लेना, दो सरकार, द्वैध शासन। प्रांत में द्वैध शासन की बात कर रहे हैं, भारत में द्वैध शासन की बात नहीं कर रहे हैं। तो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था सर्वप्रथम इस 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा या मॉन्टफोर्ड सुधार के द्वारा हमको देखने को मिलता है। प्रांतों में, ध्यान रखना, राज्यों की बात कर रहे हैं। दोहरा शासन भी बोल सकते हो द्वैध शासन को। अब इसमें दो मामले होते थे। देखिए, बहुत सारी प्रशासनिक विषय होते हैं, विकास करवाने के अलावा बहुत सारी चीजें, वित्तीय मामले हो गए, रक्षा मामले हो गए, विदेशी मामले हो गए, राज्यों के ही संबंध में बात कर रहे हैं। तो ये अलग अलग बहुत सारे विषय होते हैं, मामले भी जिसको कह सकते हैं। तो कुछ मामले, जैसे दो सरकार होगी तो कुछ मामले किसी के पास रहेगा, कुछ मामले किसी के पास रहेगा। तो इस समय थे अंग्रेज। एक होती थी गवर्नर की परिषद, कार्यकारी परिषद, ठीक है, जिसको गवर्नर काउंसिल बोलते थे। तो मुख्य शक्ति इनके पास रहती थी, जिनको आरक्षित विषय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आरक्षित विषय। तो आरक्षित विषय या रिजर्व सब्जेक्ट्स, रिजर्व जो मुख्य मामले होते थे, जैसे उदाहरण के तौर पे वित्तीय मामले, विदेशी मामले, ये सारे गवर्नर और गवर्नर के परिषद के पास होती थी मुख्य शक्तियां इस पे अधिकार लेने के लिए। विषय मतलब ऐसे मामले जिस पे अधिकार लेना है। अधिकार लेना मतलब जिस पे निर्णय लेना है, प्रशासनिक निर्णय लेना है। क्लियर?
तो कुछ होते थे आरक्षित विषय, कुछ होते थे हस्तांतरित विषय, जिसको बोलेंगे ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स। ठीक है, यह होता था गवर्नर काउंसिल के पास और यह होता था स्थानीय लोगों के पास। ठीक, 1919 की बात कर रहे हैं। मुख्य मुख्य विषय कौन ले लिया? आरक्षित विषय जिसको कह रहे हैं वो गवर्नर ले लिया, राज्यों के संबंध में जो गवर्नर होता था वो, उसकी परिषद। और बचे खुचे जो मामले होते थे गांव के संबंध में, गांव के विकास को लेकर, वो हो जाते थे हस्तांतरित विषय, जिसको ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स भी कहा जाता था। स्थानीय लोगों के पास ये अधिकार होते थे उस पर निर्णय लेने के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पे गांव के संबंध में विकास कार्य को ले लिया, सड़क बनवाना है, लाइटें लगवानी है, नालियां बनवानी है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये जो हस्तांतरित विषय है सर्वप्रथम 1919 में स्थानीय स्वशासन को लेकर या लिंक करके पढ़ा जाता है। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन को सर्वप्रथम 1919 में द्वैध शासन या दोहरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत हस्तांतरित विषय में रखा गया। यह आप ध्यान रखना। तो 1919 को इस तरीके से आप ध्यान रखना पहली बार। ठीक है, हस्तांतरित विषयों की सूची में किसको शामिल किया गया? स्थानीय स्वशासन को, स्थानीय लोगों के द्वारा शासन गांव वाले क्षेत्रों में विकास को लेकर। अगला जो वर्ष आपको ध्यान रखना है 1957 का। अच्छा, 1957 से पहले भारत आजाद करेंगे। अब चलो, ये तो हो गया 1919। ये हम इतिहास में ब्रिटिश काल में देख रहे हैं कि कहां से ये पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है स्थानीय स्वशासन की। अब भारत आजाद होगा 1947 में। भारत के विकास की बात करेंगे। भारत का विकास तब तक नहीं हो पाएगा जब तक गांव का विकास नहीं होगा, सीधी बात है। केवल मुख्य मुख्य शहर जो पहले से डेवलप्ड है, जहां पर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, केवल उसी के विकास की बात करना, पूरे भारत के विकास की बात करना थोड़ी है। तो जब भारत आजाद होता है, संविधान सभा का निर्माण होता है, उसमें फिर से दो गुटों में बढ़ जाता है, एक अंबेडकर गुट और एक गांधी गुट। गांधीवादी विचारधारा यह कहती है, शुरू से गांधीवादी हम देखें तो गांधी जी का यह स्वप्न था कि स्थानीय स्वशासन आए, पंचायती राज व्यवस्था का भारत में गठन हो, लोगों को शक्तियां मिले। यह शुरू से गांधी जी कह रहे हैं। अब जब भारत आजाद हो गया तो संविधान का निर्माण होने पे हम देखते हैं दो प्रकार के चीजें, एक मौलिक अधिकार और एक नीति निदेशक तत्व। मौलिक अधिकार वो अधिकार जो यहां के लोगों को कंपलसरी रूप से दिए गए, मतलब ऐसे अधिकार जो लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे और जिनके वॉयलेट होने पर, मतलब अगर किसी को कोई मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो संबंधित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर कंप्लेन कर सकता था कि मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है सरकार के द्वारा या किसी भी संबंधित व्यक्ति के द्वारा। तो यहां पर सरकारों के लिए, भारत की सरकारों के लिए मौलिक अधिकार को कंपलसरी बनाया गया, आवश्यक बनाया गया कि मौलिक अधिकार आपको देना ही देना है। लेकिन जब नीति निदेशक तत्व की बात आई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, तो उसको बाध्यकारी नहीं बनाया गया। मतलब राज्य अगर चाहे तो भारत के विकास के लिए नीतिक निदेशक तत्वों में जितने भी प्रावधान किए गए हैं उसको इंप्लीमेंट कर सकता है अपनी सहूलियत के हिसाब से, कंपलसरी नहीं बनाया गया। अब नीति निदेशक तत्व है क्या? जैसे मौलिक अधिकार में बहुत सारे अधिकार दिए गए जनता को, नीति निदेशक तत्वों में कुछ प्रावधान बनाए गए सरकार के लिए कि सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए, सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए और क्या भारत के विकास के लिए आवश्यक है, वो सारे प्रावधान किए गए अनुच्छेद वाइज। क्लियर? जिसमें एक अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40, जिसमें स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज की बात की गई थी कि भारत सरकार को प्रत्येक गांवों में ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था का गठन करना चाहिए। करना आवश्यक है ऐसा नहीं कहा गया है। बात समझ में आई? तो नीति निदेशक तत्व में वो सारे प्रावधान जो देश के विकास के लिए जरूरी थे, वो सरकार के लिए गाइडलाइंस है कि आपको इस राह पे चलकर देश का विकास करना चाहिए। ठीक है? तो कंपलसरी कभी भी नहीं रहा। तो जब तक कोई भी चीज कंपलसरी नहीं रहेगी, मनमर्जी चलेंगी, डिले भी काफी होगा, और यही हुआ पंचायतों के साथ में। संविधान का निर्माण हम देखते हैं 26 नवंबर 1949 को हो गया और मान्यता मिल गई, पूरी तरीके से लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। लेकिन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलते मिलते आ जाएगा क्या? 1992। समझिए,
पूरा पूरा 42 साल का अतिरिक्त समय। क्यों? बाध्यकारी नहीं था। तो गांधी जी ने पहले ही कह दिया था संविधान निर्माण होने से पहले कि गांवों में पंचायती राज व्यवस्था, पंचायतें होनी चाहिए स्थानीय स्वशासन को लेकर। तो मैं क्या कह रहा था, जब भारत आजाद हुआ तो पंचायतों को लेकर दो समूह में बढ़ गया हमारा भारत देश। एक होगा गांधीवादी विचारधारा और एक होगा अंबेडकर विचारधारा। गांधी जी स्थानीय स्वशासन मतलब ग्राम पंचायतों के फेवर में थे, जबकि अंबेडकर शुरू से, मतलब जब से भारत आजाद हुआ तो शुरू से ही ग्राम पंचायतों के फेवर में वो नहीं थे, क्योंकि उनका मानना ऐसा था कि जब भारत आजाद हुआ है तो भारत का विकास अभी जस्ट शुरू ही हुआ है, मतलब यहां पर मुख्य मुख्य क्षेत्र ही अच्छे से विकसित नहीं हुए हैं। और अगर आप प्रशासनिक व्यवस्था को पहले ही बिना दुरुस्त किए स्थानीय लोगों को शक्ति दे देंगे तो वो इस शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं, ऐसा कहना था अंबेडकर जी का। समझिएगा, उनका सोचना भी गलत नहीं था, मतलब वो स्थानीय स्वशासन के संबंध में लोगों को अधिकार देने के विरोध में एकदम से नहीं थे। उनके पीछे लॉजिक था कि अगर आप शुरू से ही सारी चीजें बिना फ्रेम किए, बिना सोचे समझे अगर लोगों को अधिकार दे देंगे छोटे छोटे क्षेत्रों में, तो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता, उस समय जात पात की व्यवस्था बहुत ही प्रबल थी, और जात पात की व्यवस्था प्रबल होने के कारण फिर से अगर स्थानीय स्वशासन देते हैं तो स्थानीय स्वशासन के संबंध में अधिकार फिर से शक्तिशाली लोगों के हाथ में चला जाएगा और वो निम्न लोगों को का शोषण करेंगे फिर से। तो वही चीजें आएंगी जिसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस कारण वो फेवर में नहीं थे। बात समझ में आई? तो ये दो विचारधारा फिर से ध्यान रखेंगे, गांधीवादी विचारधारा जो पंचायती राज के फेवर में थी शुरू से, और एक अंबेडकर विचारधारा जो शुरू से पक्षधर नहीं थी, मतलब एकदम शुरू में जब भारत आजाद हुआ तब की बात कर रहे हैं। तो ये हो गई बात। अब देखो क्या है, तो भारत जब आजाद हुआ तो सबसे पहले भारत के सामने था भारत के विकास को लेकर सबसे बड़ी चुनौती। भारत के विकास को लेकर सबसे पहले यह देखा गया कि भारत का विकास कैसे किया जाना चाहिए, और भारत का विकास करने के लिए भारत बड़े देशों से, मतलब जो विकसित हो चुके थे उस समय, उससे कंपेयर करेगा कि यहां पर कैसे डेवलपमेंट हुआ है। तो भारत ने कंपेयर किया अमेरिका से, चूंकि वो उस समय भी विकसित हो रहा था या हो चुका था लगभग, और उस समय का अभी भी बड़ा देश है, उस समय भी बड़ा देश था अमेरिका। तो अमेरिका से कंपेयर किया कि कैसे यहां पर किस मॉडल को अपनाकर विकास कार्य किए गए हैं। तो भारत ने यह पाया कि वहां पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो अब भारत में फिर से 1952 की बात करेंगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलेगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, भारत के विकास को लेकर कम्युनल डेवलपमेंट प्रोग्राम या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कम्युनल नहीं बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे। तो भारत का विकास करने के लिए आप राज्य को भूल जाइए, मुख्य उसके अंतर्गत आने वाले शहर को भूल जाइए, तहसील तक को भूल जाइए, गांवों को भूल जाइए, सबसे पहले समुदाय का विकास करना पड़ेगा। ये भारत ने पाया जब उसने अमेरिका से कंपेयर किया कि वहां पर भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था सर्वप्रथम। क्लियर? समुदाय मतलब लोगों का समूह मुख्य रूप से, जिसमें एक विशेष प्रकार के, या बोलना चाहिए एक ही प्रकार के लोग सम्मिलित होते हैं। जैसे हम बात कर ले क्लासरूम का एग्जांपल, या किसी भी गांव या किसी भी गांव के अंतर्गत कोई क्षेत्र, वहां पर रहने वाले लोग, मोहल्ले के लोग बोल लो आप, एग्जांपल के तौर पे क्या बोले, मोहल्ले के लोग एक मोहल्ले में रह रहे हैं और वहां पर जो लोगों का समुदाय है उसको समुदाय कह दिया, सीधी बात है। तो पूरे गांव का विकास करने से पहले गांव के भी नीचे जाना पड़ेगा, समुदायों की बात करनी पड़ेगी। एक समुदाय के तौर पे हम अपनी बात कर सकते हैं, मैं शिक्षक, आप छात्र, तो ये जो हमारा समूह होगा ये भी एक समुदाय कहलाएगा। तो अगर शिक्षा व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें कक्षा पे घुसना पड़ेगा, कक्षा को अच्छे से क्रियान्वयन करवाना पड़ेगा, कक्षा का विकास करना पड़ेगा, मतलब एक समुदाय का विकास करना पड़ेगा, तब जाके शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी। एकदम से यूनिवर्सिटी को आप एकदम अच्छा बना दो लेकिन यूनिवर्सिटी ही नीचे ध्यान नहीं दे रहा है स्कूलों में, तो क्या फर्क पड़ेगा? आपको स्कूल से शुरू करना पड़ेगा, और स्कूल के अंतर्गत कक्षा से शुरू करना पड़ेगा, जो एक समुदाय का उदाहरण हो सकता है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं भाई? जो भी कह रहा हूं समझ पा रहे हैं कि ऊपर से जा रहे हैं, नींद आ रही है? कॉन्सेप्ट समझेंगे तब चीजें पकड़ में आएंगी, अन्यथा दिक्कत होगी, इस कारण इतना डिटेल में जा रहे हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले समुदाय के विकास को लेकर सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में चलाया गया, देश के विकास को लेकर। क्लियर है? तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ एक और विकास कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम था राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, विस्तार कार्यक्रम, राष्ट्रीय
विस्तार कार्यक्रम, नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम। ठीक, तो ये 1952 की बात है, ये 1953 की बात है। दोनों के दोनों भारत के विकास को लेकर ही बनाए चालू किए गए प्रोग्राम थे। अब नेहरू जी ने ये तो कर दिया। अब सर्वप्रथम 1952 में चुनाव भी हुआ था, आपको पता होगा। चुनकर पहली बार जो सरकार आई थी, इसके पहले क्या चल रहा था? 1947 से अभी तक अंतरिम सरकार चल रही थी। अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल, सुन लीजिएगा, जो संविधान पढ़ना चाह रहे हैं या पढ़ेंगे आगे, तो 1947 से 1952 अंतरिम सरकार चल रही थी। और अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल, और उसके बाद जब प्रथम सरकार बनी चुनकर, चुनाव होने के बाद कांग्रेस की ही, तो 1952 से भी जो मंत्रिमंडल है वो पूरा आपको ध्यान में रखना होता है, पूछ लिए जाते हैं परीक्षा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ये दो कार्यक्रम चलाए गए और फिर इन दोनों के रिव्यू के लिए 1957 में एक समिति गठित की गई जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, ध्यान रखिएगा, पर्पस बता रहे हैं सबका, क्यों, कैसे, कब। 1957 में योजना आयोग के द्वारा, उस समय क्या था? प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, किसी भी चीज के क्रियान्वयन के लिए, विकास कार्य के लिए पंचवर्षीय जो योजना बनाई जाती थी, सरकार के ही द्वारा योजना आयोग करता था मुख्य रूप से, जो वर्तमान का 2014 के बाद नीति आयोग बन गया है। उस समय योजना आयोग था, 2013 तक योजना आयोग चला। क्लियर? तो योजना आयोग उस समय से शुरू हो चुका था दोस्तों। तो योजना आयोग ने एक समिति गठित की इन दोनों कार्यक्रम के रिव्यू के लिए। किसके लिए? इन दोनों कार्यक्रमों के समीक्षा के लिए। ठीक है, समीक्षा के लिए, कि इन दोनों कार्यक्रमों को जब हमने भारत में चलाया है तो इससे क्या बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसकी समीक्षा के लिए यह बलवंत राव मेहता समिति गठित की गई योजना आयोग के द्वारा। सबसे पहले यह ध्यान रखना। ठीक है, तो यही ध्यान रखना, इसकी जो समिति गठित की गई थी। अब देखो, जब आप पंचायतों का विकास पढ़ते हो तो पंचायतों विकास के तौर पे पहली जो समिति पंचायत को लेके पढ़ते हो वो बलवंत राय मेहता समिति ही है। लेकिन उसका उद्देश्य शुरू में पंचायत को लेकर ही नहीं था। उसका उद्देश्य सर्वप्रथम इन दोनों विकास कार्यक्रम को लेकर समीक्षा करना था, अध्ययन करना था कि क्या रिजल्ट हुआ है। तो शुरू में इसका उद्देश्य पंचायत नहीं, इन दोनों की समीक्षा करने के लिए हुआ था गठन 1957 में योजना आयोग के द्वारा। क्लियर है कि नहीं है? अब इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की अपनी, अब इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ध्यान रखना, बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की नवंबर 1957 में। नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं बलवंत राव मेहता समिति। ठीक है, और नवंबर 1957 में जब रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो यह पाया गया कि ये जो दोनों विकास कार्यक्रम थे ये असफल रहे थे। भारत के विकास को लेकर जो ये दो कार्यक्रम चलाए गए भारत में, दोनों के दोनों कार्यक्रम असफल रहे, ऐसा बलवंत राय मेहता समिति ने कहा। ठीक है, असफल रहे। अब असफलता का कारण ढूंढना पड़ेगा, तो उसका कारण भी बताया और उसका क्या समाधान है ये भी बताया। किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, तो असफलता का कारण देखिए, जन भागीदारी ना होना सबसे मेन कारण था उस समय। जन भागीदारी ना होना या राजनीतिक चेतना का लोगों में ना होना। लोगों में जब अवेयरनेस ही नहीं है, अब आप कितना भी कार्यक्रम चला लो कि ऐसा कार्यक्रम करने से आपका ये विकास होगा, आपको इस पॉलिसी के अंतर्गत ये बेनिफिट होगा, आप ऐसा करोगे। सीधा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मतलब ये नहीं होता कि फ्री में सारी चीजें बांट दी। वो अभी की राजनीति में हमको देखने को मिलता है, पहले ऐसा नहीं था। पहले जो भी नीतियां आती थी वो रियल डेवलपमेंट को लेके ही आती थी। तो आपको ऐसा करने से ये सारी चीजें लाभ होगा, ये पूरा पॉलिसी थी, उसमें फ्री पैसा नहीं बांट रहे थे। तो असफल क्यों हुआ? क्योंकि लोग भाग नहीं ले रहे। जो भी योजनाएं लाई जा रही, जो भी प्रोग्राम लाए जा रहे, उसमें लोगों की भागीदारी नहीं है। तो जब लोगों की भागीदारी नहीं है लोगों के विकास को लेकर, तो कैसे वो सफल रहेगा? तो सबसे बड़ा असफल होने के कारण क्या था इन दोनों का? जन भागीदारी का ना होना या फिर राजनीतिक चेतना का लोगों में ना होना। क्लियर? ये सबसे पहला कारण। तो अब सुझाव करेंगे कि क्या होना चाहिए इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए, कि अगर आपको कोई विकास कार्य करना है, कोई प्रोग्राम लाना है,
भारत में, तो आपको जन भागीदारी सबसे पहली चाहिए। तो सबसे पहला सुझाव आप देखेंगे बलवंत राय मेहता समिति का, सुझाव के तौर पे हम बात करेंगे सबसे पहले जन भागीदारी कंपलसरी। जन भागीदारी हमको चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और जन भागीदारी करने के लिए करना पड़ेगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आई बात? नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, थोड़ा थोड़ा पूरा मैं समझा देता हूं। शक्तियों का बंटवारा, और शक्तियों का बंटवारा करके अगर आप सही में चाहते हैं कि लोगों का विकास हो तो उनको शक्तियां दीजिए, ऐसा कह रहे हैं बलवंत राय मेहता समिति। मतलब अब यहां से कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है स्थानीय स्वशासन का, यहां से एक्चुअल शुरू हो रहा है स्थानीय स्वशासन का। लोगों को गांव स्तर पर, खंड स्तर पर, जिला स्तर पर शक्तियां दीजिए, वहां के लोगों को अधिकार दीजिए, प्रशासनिक अधिकार दीजिए, वित्तीय अधिकार दीजिए, ठीक है, शासन करने का अधिकार दीजिए। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। और सबसे पहला लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द का प्रयोग बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही किया गया, यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव दिया गया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, जो आधार बनेगा पंचायती राज व्यवस्था का। क्लियर है? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो लोगों को प्रशासनिक अब शक्तियां दी जाएंगी 3 स्तर पर। मतलब इसके अलावा अब बाकी कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं, देखिएगा। विकेंद्रीकरण का तो मतलब पहले ही समझा चुके हैं कि एक ही जगह पर कोई एक ही शासन, अगर राज्य की बात करें तो केवल राज्य सरकार के पास शक्तियां ना हो। राज्य के नीचे बात करें तो आएंगे जिले, जिले से और बात करें तो तहसील, तहसील के नीचे आएंगे तो खंड, जिसको विकास खंड भी बोलते हैं, और उसके नीचे आएंगे तो ग्राम। इन सभी स्तर पर शक्तियां होनी चाहिए, केवल राज्य सरकार के पास शक्ति नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन का। राज्य के संदर्भ में डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, विकेंद्रीकरण की बात करें, तो क्या केवल केंद्र सरकार के पास शक्ति नहीं होनी चाहिए, जितने भी भारत के अंतर्गत आने वाले प्रांत या राज्य हैं उनके पास भी शक्ति होनी चाहिए। तो ये दो अलग अलग उदाहरण, केंद्र को लेकर और राज्य को लेकर। केंद्र का विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियों का बंटवारा राज्य की तरफ, और राज्य के डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब राज्यों की शक्ति का बंटवारा जिला, तहसील, विकासखंड और गांव की तरफ। क्लियर? तो ये ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद जब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कर दी बलवंत राय मेहता समिति, तब इससे जन भागीदारी बढ़ेगी, लोगों को शासन करने का अधिकार मिलेगा, तो लोग भाग लेंगे इसमें डेफिनेटली। कैसे नहीं? चुनाव कराओगे तो कौन नहीं करना चाहेगा पार्टिसिपेट? लोगों को अगर अधिकार दोगे तो कौन नहीं लेना चाहेगा? केवल जाके ये प्रोग्राम कर दिया, उसमें जाकर पार्टिसिपेट करो बोलोगे तो करोगे क्या? नहीं करोगे। जब तक आपको अधिकार नहीं दे, नहीं करोगे आप। लेकिन जब आपको अधिकार देने शुरू कर दें तो आप रुचि लेना शुरू करोगे। वही बात हुई। तो अब यहां पर से त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव भी देते हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था बोलना चाहिए, पंचायत नहीं, त्रिस्तरीय व्यवस्था। इस लोकतंत्री या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को इंप्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति ने दिया। कौन सी 3 अलग अलग स्तर पर? एक ग्राम स्तर पर, एक खंड स्तर पर और एक जिला स्तर पर। ये अलग अलग स्तर है, ठीक है। ग्राम स्तर पर जो संस्था बनेगी स्थानीय स्वशासन को या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लेकर, उसको ग्राम पंचायत बोलेंगे, सीधा सीधा। उस समय देखना नाम, ग्राम पंचायत बोलेंगे। खंड स्तर, जो वर्तमान में हम विकास खंड कहते हैं या जिसको ब्लॉक कहते हैं इंग्लिश में, उसको लेकर जो संस्था बनाई जाएगी उसको पंचायत समिति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पंचायत समिति। ये बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर बोल रहे हैं, ठीक है। और जो जिला स्तर का संगठन होगा उसको हम बोलेंगे जिला परिषद। जिला परिषद। क्लियर है क्या? ये 3 त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुशंसा भी किया बलवंत राय मेहता समिति ने। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का ही ये भाग है भाई, उसी के अंतर्गत आने वाला। क्लियर है? तो ये 3 अलग अलग स्तर पर अलग अलग स्वशासन, अलग अलग संस्था। ठीक। अब एक चीज देखना इंपॉर्टेंट, देखो
जिला, जिला के अंतर्गत आएगा विकास खंड या ब्लॉक, ब्लॉक के अंतर्गत आएंगे गांव। ठीक है, एक से अधिक गांव भी हो सकते हैं विकास खंड के अंतर्गत। तो सबसे पहले तो इसकी विकास की बात करेंगे। तो गांव स्तर पर विकास का कार्य जो करेगा वो ये संस्था करेगा। खंड स्तर पर मतलब पंचायत समिति, ये विकास कार्य के लिए बनाई गई संस्था थी। ठीक है, विकास कर अभी केवल खंड का नहीं करेगा। अब खंड मतलब देखो, खंड के अंतर्गत आने को गांव आ सकते हैं, तो खंड का विकास करना मतलब उसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक गांव का विकास करना। तो विकास कार्य किसको सौंपा गया? पंचायत समिति को सौंपा गया विकास कार्य के लिए। तभी तो क्या बोलते हैं, विकास खंड बोलते हैं ना। उस ब्लॉक का विकास करना, उसके अंतर्गत आने वाले समस्त गांव का विकास करना, इसी कारण नाम दिया जाता है विकास खंड। विकास करना इस क्षेत्र का। तो एक तरीके से इस बॉडी को, इस संस्था को एग्जीक्यूटिव भी बोला गया। क्या बोला गया? कार्यपालिक, एग्जीक्यूटिव। विकास कार्य का दारोमदार दिया गया पंचायत समिति को गांवों के विकास के लिए। पर्यवेक्षण का कार्य दिया गया और समन्वयक का कार्य दिया गया जिला स्तर की समिति, जिसका नाम था जिला परिषद को। मतलब विकास खंड मतलब पंचायत समिति ठीक से विकास कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके सुपरविजन का कार्य और इसके कोऑर्डिनेटर का कार्य किसने किया? जिला स्तर में। और ग्राम पंचायत क्या करेगा? विकास होगा। ग्राम पंचायत क्या करेगा? विकसित होगा। ठीक, तो ये दो अलग अलग आपको ध्यान रखना है इनका जो रोल था। साथ ही साथ बलवंत राय मेहता समिति ने एक और रिकमेंडेशन दिया, जिला स्तर पर जो जिला परिषद होगा इसमें पर्यवेक्षण होगा, सुपरविजन होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, समन्वयक होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। मतलब इन तीनों संस्थाओं के बीच में समन्वयक का कार्य कि सारी चीजें सही चल रही है नहीं चल रही है। पर्यवेक्षण का काम तो करेगा, लेकिन एक और चीज है ना कि समन्वयक, कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए कि अगर बोलेगा कि ऐसा चीजें नहीं हो रही है तो इसके पास पहुंचना चाहिए, यही कोऑर्डिनेशन है। अगर विकास कार्य करना है तो इसके पास क्या संसाधनों की आवश्यकता है वो बताएगा इसको, तो ये भी क्या कहलाया? समन्वयन, कोऑर्डिनेशन। क्लियर? तो समन्वयन का कार्य करने के लिए कोई अधिकारी होना चाहिए, तो इस अधिकारी को बोला गया जिला अधिकारी। एक जिला अधिकारी जिला परिषद के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए, ऐसा रिकमेंड किया। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन? जिला अधिकारी। जिला अधिकारी ये रिकमेंड किया गया। ये पूरा आप एक तरीके से मान सकते हो इस बलवंत राय मेहता समिति का पूरा सुझाव था। लेकिन एक और बात ध्यान रखना, ये जो भी सुझाव था ये बाध्यकारी नहीं था, बाध्यकारी नहीं था। अब ऑब्वियसली समिति सरकार बनाया है तो समिति सिर्फ अनुशंसा कर सकता है, और अनुशंसा भी दिया तो उसके बाद ऐसा भी नहीं हुआ कि सरकार ने इसको बाध्यकारी कर दिया कि भैया हाँ लागू जरूर किया, बाध्यकारी नहीं बनाया गया। मतलब कोई राज्य अगर चाहे तो इसको इंप्लीमेंट कर सकता है, अगर चाहे, जरूरी नहीं है, अभी भी ध्यान रखना। तो बाध्यकारी नहीं था यह सारा सुझाव किसी भी राज्य के लिए, अगर कोई राज्य चाहता तो कर लेता। तो फाइनली ये हुआ, अप्रूवमेंट मिला 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा ये जो सुझाव थे वो स्वीकृत हो गए, द्वारा स्वीकृत। राष्ट्रीय विकास परिषद को इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। क्लियर? एनडीसी। तो जो भी योजना आयोग के जो रिकमेंडेशन या समितियां बनाई जाती थी योजना आयोग के द्वारा, उसको परमिशन देने का कार्य कौन करता था? राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी कह रहे हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है ये सारे सुझावों को, अनुशंसा को, बलवंत राय मेहता समिति को। तो सरकार इनकी बात मान लेती है एक तरीके से। कौन? जवाहरलाल नेहरू जी उस समय। इतनी बातें क्लियर। परिणाम क्या होता है? परिणाम की अगर बात करें, 2 अक्टूबर, अब ये फैक्ट सभी को पता होगा, 2 अक्टूबर 1959 और एक डेट ध्यान रखना 11 अक्टूबर 1959। इसके लिए आपको ध्यान रखना है राजस्थान, इसके लिए आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश। ये दोनों स्थानों पर फर्स्ट और सेकंड रिस्पेक्टिवली ये सारी मांगे लागू हो जाती है, मतलब पंचायत का गठन हो जाता है। क्लियर है?
पंचायतों का गठन यहां पर हो जाता है। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है क्या? 2 अक्टूबर 1959, 11 अक्टूबर 1959 को पहले राजस्थान में, 2 अक्टूबर को फिर आंध्र प्रदेश में पंचायतों का गठन हो जाता है इन्हीं मांगों के अनुरूप, मतलब इन्हीं सुझावों के अनुरूप, मांग नहीं सुझाव। क्लियर? अच्छा, यह भी तो पूछा जाता है राजस्थान का कौन सा जिला? नागौर जिला। ये तो बहुत अच्छे से सुने हो, बहुत बार बहुत सारे लोग रटे होंगे नागौर जिला। ठीक है, गांव का नाम भी पूछा जाता है। गांव का नाम है बगदरी, बगदरी गांव। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज सरकार के द्वारा स्थापित की जा रही है राजस्थान के नागौर जिले, और गांव का नाम बगदरी गांव। क्लियर है दोस्तों? इतना सर्वप्रथम पंचायती राज का शुभारंभ 11 अक्टूबर को दूसरी बार, वर्ष वही है, आंध्र प्रदेश, महबूब नगर जिला, महबूब नगर जिला। ठीक है, इसमें भी गांव का नाम आप ध्यान रख लो, शादनगर। शादनगर गांव नहीं, ये एक विकास खंड था, तो ये भी आप पर्टिकुलर ध्यान रख लो दोनों का नाम। तो यहां पर सर्वप्रथम पहले और दूसरे नंबर पे भारत में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ। यहां तक सभी को क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? पूरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से बलवंत राय मेहता समिति, जो हम पंचायत के संबंध में पहली समिति देखते हैं, वो हो गया। सबसे पहले उद्देश्य क्या था? सबसे पहले उद्देश्य था कि इनका समीक्षा करना। समीक्षा करते करते ये पाया जनभागीदारी नहीं है। जनभागीदारी करने के लिए उन्होंने बोला कि भैया ऐसा करोगे तो होगा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कर दो, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करने का जो उपाय बताया उन्होंने, त्रिस्तरीय उपाय बताया। 3 अलग अलग स्तर पर आपको जनभागीदारी करनी पड़ेगी, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन होना चाहिए। बाध्यकारी नहीं थे, ये सारी बात ध्यान में रख लेना। तो ये सारे सुझाव थे इनके। क्लियर है? ठीक, और इन्हीं के सुझाव को मानकर सर्वप्रथम परमिशन दे दिया 1958 में एनडीसी ने। और 2 अक्टूबर और 11 अक्टूबर डेट ध्यान रख लो, एक राजस्थान, एक आंध्र प्रदेश। राजस्थान का जिला नागौर, आंध्र प्रदेश का जिला महबूबनगर, और यहां पर गांव का नाम बगदरी, यहां पर ब्लॉक का नाम शादनगर। क्लियर? अब असफल हो जाता है ये, फिर भी वहां से अब रेगुलर भारत में चलने लगेगा सब कुछ स्मूथ। गांव वाले क्षेत्र में ये सारी चीजें नहीं होगी ऐसी। तो थोड़े समय के लिए ठीक ठाक चला, तकरीबन 1-2 साल ठीक ठाक चला, फिर यहां पर दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो गई, और 1965 के आते आते पूर्णतः यह असफल हो गया। उसके पीछे कारण यह भी है कि 1962 में हम देखते हैं कि भारत का चाइना का वॉर हो जाता है, युद्ध हो जाता है, भारत चाइना इंडो साइनो वॉर। ठीक है, तो ये हमको पता है, भारत चाइना का वॉर हो जाता है 1962 में। उसके बाद देश की बहुत सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है, जिसमें से ये भी प्रभावित होगा, तो ये भी बिगड़ जाएगा, और 1965 के आते आते पूर्णतः ये असफल हो जाता है। ठीक है, पूर्णतः सफल हो जाता है। तो अगर आपसे पूछ दे कि बलवंत राय मेहता समिति के जो सुझाव थे, उसके भारत में क्रियान्वयन के पीछे असफलता के क्या क्या कारण थे, ठीक है, असफल क्यों 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 हुआ, कारण बताइए। तो अगर आपको 30 शब्द 60 शब्द में लिखने बोल दे, तो उसके पीछे आप अपने मन से भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ी पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए। 1962, अब एक तो देखो भारत आजाद हुआ है, भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। 1962 में इंडिया चाइना वॉर भी हो गया। ये सारी चुनौती को लिखोगे तो कैसे लिखोगे? अब आपको पता नहीं है, तो पता नहीं है तो लिखोगे नहीं क्या? नहीं, ऐसा नहीं करते मेंस में। पता नहीं है तो भी चीजें सोच के उस समय क्या क्या हुआ वो आंसर में लिखना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे। तो सबसे पहले तो विकास की चुनौती, मतलब पैसे की कमी। तो सबसे पहला धन की कमी आप लिखोगे। धन की कमी के चलते आप देखो विकास कार्य करने बोल दिए इनको। जब तक पैसा नहीं सप्लाई करोगे, पैसा नहीं दोगे, कहां से विकास कार्य करेंगे? समझ में आई बात? तो सबसे पहली चुनौती थी धन की कमी। असफलता के कारण लिख रहे हैं ये। बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव क्यों सफल हो गए? धान की कमी, सॉरी धान कह रहा हूं, धन की कमी, पैसे की कमी। धान नहीं भाई, धन। ठीक है। दूसरा, अब लोगों की जन भागीदारी भी करने, प्रशासनिक कार्य भी दे रहे हैं। प्रशासनिक कार्य करने के लिए मतलब एक तरीके से राजनीतिक सारी चीजें दे रहे हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक चेतना का अभाव अभी भी लोगों में, कि लोगों को अभी भी पता नहीं है कि कैसे हमको कार्य करना है। तो राजनीतिक चेतना का अभाव, ये दूसरा कारण आपका होगा। तीसरा, एक बार जैसे पंचायत गठन हो गया तो दोबारा फिर कब इसमें जो स्थापित लोग हैं उनको हटाना है और नए लोग लाना है, ये नहीं कहा गया इसमें कुछ। मतलब नियमित चुनाव का ना होना, नियमित चुनाव का ना होना।
ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। और एक कारण तो मैंने यही लिख दिया है क्या, कि बाध्यकारी नहीं होना, मनमर्जी चल रहा था, अच्छा लग रहा था तब तक चलाओ, नहीं लग रहा तो बंद कर दो। तो ये सारे असफलता के कारण थे बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव के पीछे। क्लियर है क्या, लिख लोगे इसको, ये सारे असफलता के कारण। यहां तक क्लियर है दोस्तों, ये हो गया पूरा बलवंत राय मेहता समिति पंचायत के पीछे। नहीं, यहां पर कोई जनसंख्या की बाध्यता या जनसंख्या के बारे में नहीं बोला गया था वासु जी, ठीक है। अभी जनसंख्या वाली बात बलवंत राय मेहता समिति में कोई भी जनसंख्या की बात नहीं कही गई। अब अगला जो समिति देखेंगे अशोक मेहता समिति, उसमें जनसंख्या थोड़ा सा स्पेसिफाई किया जाएगा। क्लियर है, यहां तक आप सभी को क्लियर है या नहीं है, बताते चलिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो अब समिति आएगा उसका नाम होगा अशोक मेहता समिति, ठीक है। अशोक मेहता समिति, सबके पीछे आपको ऐतिहासिक कारण भी बताएंगे, कौन सी समिति मानी गई, किसका सुझाव माना गया, किसका नहीं माना गया। अब ये जो समिति है इसका सुझाव माना ही नहीं जाएगा सरकार के द्वारा, क्यों, उसके पीछे भी कारण है। तो अशोक मेहता समिति 1977, सबका डेट वगैरह सारी बातें इंपॉर्टेंट है भाई, क्लियर, ध्यान रखना ना। अशोक मेहता समिति अगली समिति। सबसे पहले एक और बात ध्यान में रखना कि 1965 तकरीबन हम मानते हैं आसपास जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री 2 साल के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इंदिरा गांधी जी आ जाती है। इंदिरा गांधी जी पूरा चलती है ये 1977 तक। 1975 तक आपका क्या चल रहा है, इधर आपातकाल चल रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है, इमरजेंसी चल रही है भारत में। ये सारी पृष्ठभूमि पहले से पता होनी चाहिए, जिनको पता है लिंक कर पा रहे होंगे, और नहीं पता तो सुन लो। 1975 तक भारत में आपातकाल चला, इंदिरा गांधी की सरकार थी, बहुत ही व्यवस्था अस्त व्यस्त चरमरा चुकी थी, ठीक है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी, सारी चीजें पूरी बर्बाद हो चुकी थी। 1975 के बाद एक बार फिर अब जब राष्ट्रीय आपातकाल हटाया जाता है तो फिर से लोकसभा चुनाव की घोषणा होती है। और लोकसभा की चुनाव की जब घोषणा होती है तो कांग्रेस की सरकार पहली बार इतनी बुरी तरीके से हारती है और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद से हट जाती है। क्यों, क्योंकि जो किया था इंदिरा गांधी ने वो पूरे भारत देश को पता था, और कांग्रेस की हार हो जाती है। जनता दल की सरकार आएगी जिसमें प्रधानमंत्री चुने जाएंगे मोरारजी देसाई। 1975 के बाद की ही बात कर रहे हैं। और मोरारजी देसाई जब आते हैं तो फिर पंचायतों को लेकर, जो पहले असफल हो चुका था, तो पंचायतों को लेकर फिर से एक समिति का गठन करते हैं जिसका नाम है अशोक मेहता समिति। 1977 मोरारजी देसाई की सरकार इस समय चल रही है, ठीक है। जो पंचवर्षीय योजना थी उसको भी इन्होंने समाप्त कर दिया था, अनवरत योजना लेकर आए थे। ये सारा पूरा प्रधानमंत्री के संबंध में वीडियो चैनल पे बना हुआ है, उसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। प्रधानमंत्री के संबंध में 2 पार्ट वीडियो बना है, जितने भी भारत के प्रधानमंत्री हुए और उनके समय में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई वो पूरा मैं वीडियो बना चुका हूं अपने चैनल पे, वो 2 पार्ट में है, उसको देखिएगा तो आपको सारी पृष्ठभूमि जो है वो क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो ये जो समिति थी इसने द्विस्तरीय पंचायत का प्रावधान किया, ठीक है, मतलब सुझाव दिया। तो सबसे पहले पंचायत को लेकर इसके संबंध में ध्यान रखना, द्विस्तरीय व्यवस्था। तो प्रश्न एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि जो इनकी अनुशंसा थी उनमें से त्रिस्तरीय थी या द्विस्तरीय थी, और थी अगर त्रिस्तरीय तो कौन कौन सी थी या कौन सी नहीं थी, किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो इसने द्विस्तरीय के तौर पे एक बोला मंडल पंचायत, मंडल स्तर पर। अब एक प्रशासनिक इकाई उस समय मंडल भी होती थी, ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। एक प्रशासनिक इकाई मंडल भी तो देखते हैं, जैसे खंड होता है, तहसील होता है, वैसे एक मंडल हो गया। तो मंडल भी उस समय की एक प्रशासनिक इकाई। और जो जिला परिषद था जिला स्तर पर, वो इसमें रहने दिया गया। तो ये 2 इकाइयां देखने को मिलती है, और यहां पर ग्राम पंचायतों को हटा ही दिया गया। गांव स्तर पर जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है प्रशासनिक इकाई गांव, वहां पर कोई भी प्रशासनिक इकाई की बात नहीं की इस समिति ने, केवल मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद जो पहले भी था। तो केवल आपको इसको याद रखना कि मंडल स्तर पर मंडल पंचायत
का सुझाव रखा गया मंडल स्तर पर, और इसके पीछे जो जनसंख्या थी वो जनसंख्या तकरीबन 15,000 से 20,000, 15,000 से 20,000 जनसंख्या के पीछे जो मंडल होगा वहां पर मंडल पंचायत स्थापित करने की बात की गई। तो यहां पर सर्वप्रथम हम देख रहे हैं जनसंख्या की बात हो रही है कि कितनी जनसंख्या के पीछे एक मंडल पंचायत का गठन होगा। तो 15 से 20,000 जनसंख्या के पीछे एक मंडल पंचायत का गठन होगा, ऐसा कह रहे हैं अशोक मेहता समिति। क्लियर है क्या? तो दो स्तरीय मंडल पंचायत और जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद, 15 से 20,000 जनसंख्या के पीछे एक मंडल पंचायत, ऐसा इन्होंने कहा। और क्या अन्य सुझाव दिया? अन्य सुझाव लिखिए। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, यह भी इन्होंने कहा। चलिए लिखते चलिए। अशोक मेहता समिति के अन्य सुझाव, संवैधानिक दर्जा, ठीक है। दल प्रणाली के आधार पर चुनाव, दल प्रणाली के आधार पर पंचायत चुनाव होना चाहिए, ऐसा भी इन्होंने कहा। दल प्रणाली के आधार पर पंचायत चुनाव। अब ये दल प्रणाली है क्या? जैसे हम वर्तमान में मुख्य दल देते हैं, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गए, समाजवादी पार्टी हो गई, ये सारे हम दल देखते हैं। तो इस दल के रिप्रेजेंटेटिव ही इन दोनों स्तर के चुनाव में भाग लेंगे, ऐसा सुझाव अशोक मेहता समिति ने किया। मतलब दल जो भारत में है मुख्य रूप से वही अपने रिप्रेजेंटेटिव ही उतारेंगे, अपनी तरफ से लोग उतारेंगे, उम्मीदवार उतारेंगे इनके चुनाव के लिए। इनको दल प्रणाली के आधार पर पंचायत चुनाव कहा गया। क्लियर है? अगर पंचायत का विघटन हो जाता है, अगला सुझाव लिखना इसमें, अगर पंचायत का विघटन हो जाता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करा लेना है फिर से, ऐसा कह रहे हैं अशोक मेहता समिति अन्य सुझाव के तौर पे। क्लियर? ये एक और सुझाव लिख लेना। अब पंचायतों के पास आर्थिक स्थिति भी मजबूत होनी चाहिए। अगर पंचायतों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तब विकास कार्य होगा। और आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे होगी? या तो राज्य सरकार पैसा दे। अब राज्य सरकार के पास भी इतना खजाना थोड़ी होगा कि बार बार वो पैसा दे। तो क्या होगा, जिस क्षेत्र में प्रशासन व्यवस्था संभालनी है पंचायतों को, वहां पर पंचायतों को करारोपण की शक्ति देना चाहिए, कर लगाने की शक्ति देना चाहिए पंचायतों को। तो एक और सुझाव दिया, करारोपण का अधिकार, पंचायतों को करारोपण का अधिकार मिलना चाहिए। करारोपण या कर लगाने की अधिकार पंचायतों को दिया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी कह रहे हैं अशोक मेहता समिति। क्लियर? और एक और ध्यान रखना, सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट, ऑडिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बोलना चाहिए प्रोसेस होता है सारी चीजों का देखरेख करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, जिसको अंकेक्षण हिंदी में कहते हैं। ठीक है, सोशल ऑडिट कहेंगे तो सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए, सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए, सोशल ऑडिट होना चाहिए, ऐसा भी सुझाव अशोक मेहता समिति ने दिए। ये सारे सुझाव अशोक मेहता समिति के थे। तो क्या हुआ? अब आप बोलेंगे सर जब हम संवैधानिक दर्जा पढ़ते हैं तो आगे जाके हम देखते हैं अलग समिति, उसमें हमको पता चलता है कि संवैधानिक दर्जा मिला था, तो ये कैसे हो गया? तो देखो भाई, द्विस्तरीय पंचायत से लेकर ये जितने भी आपके सुझाव थे अशोक मेहता समिति के द्वारा, ये माने नहीं गए। ये माने नहीं गए क्योंकि कुछ समय बाद देखते हैं ये सुझाव तो 1977 में दे दिया, लेकिन ये इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं। उसके पहले ये जो मोरारजी देसाई की जनता दल की सरकार थी, ये हो जाती है विघटित, सरकार हो जाती है विघटित, लोकसभा का हो जाता है विघटन। फिर से 1980 में चुनाव होगा, 1980 में चुनाव होगा तो फिर से इंदिरा गांधी आ जाएंगी 1984 तक। और जब इंदिरा गांधी की सरकार मतलब दूसरी सरकार आ गई, तो पहली सरकार के द्वारा जो भी समिति गठित होती है उसको ज्यादातर क्या कर देती है? भंग कर देती है और उसकी बातों को नहीं मानती है। कोई सरकार कुछ करके जाती है, उसको निरस्त घोषित कर देती है अगली सरकार। वही हुआ कि मोरारजी देसाई की सरकार ने यह समिति गठित की थी, तो जब इंदिरा गांधी की सरकार फिर से 1980 में आई रेगुलर रूप से चुनाव जीतकर, तो इस समिति की सारी अनुशंसा को खारिज कर दिया। इस समिति की बात नहीं मानी गई। तो ये जितने भी सुझाव हम देखते हैं, इनके सुझावों को नहीं माना गया। इसी कारण संवैधानिक दर्जा जब मिला और जिसके सुझाव को माना गया, अगर हम देखते हैं तो उसके लिए हम अलग समिति पढ़ते हैं, जो आगे हम देखेंगे। समझ में? सुझाव दिया लेकिन माना नहीं गया, इसके पीछे कारण ये है। क्लियर है क्या? चलिए, तो कारण स्पष्ट हो गया, इंदिरा गांधी की सरकार। लेकिन फिर क्या होता है? 1980 में आती है, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। 1984 के बाद अब कांग्रेस की बागडोर संभालने के लिए आएंगे राजीव गांधी। राजीव गांधी
अब आगे जो भी पंचायत के संबंध में निर्णय लेने का काम करेंगे वो करेंगे थोड़े से राजीव गांधी, और फिर एक मुख्य रूप से अंतिम रूप से संवैधानिक दर्जा मिलने से पहले यह संवैधानिक दर्जा मिलेगा किसके कार्यकाल के समय? पीवी नरसिम्हा राव के समय। तो ये दो प्रधानमंत्री और ध्यान रखिएगा। तो अगली समिति आपको ध्यान रखना है राजीव गांधी के समय जीवी के राव समिति। ठीक है, जीवी के राव समिति। ठीक, 1985। सबका वर्ष इंपॉर्टेंट है भाई। जीवी के राव समिति राजीव गांधी सरकार के द्वारा गठित की गई समिति थी। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य लिखिए, समिति का उद्देश्य लिखिए। सर्वप्रथम ग्रामीण विकास कार्यक्रम और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा के लिए इस समिति को गठित किया गया था। ग्रामीण विकास कार्यक्रम, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के संबंध में जो प्रशासनिक ढांचा हुआ करता था या उसके क्रियान्वयन को लेकर उसकी समीक्षा के लिए जीवी के राव समिति का गठन किया गया था। तो फिर उसकी समीक्षा करते करते फिर ये समिति सुझाव देगी और फिर इनके सुझावों को हमको पढ़ना है। सुझाव देखिए, फिर से त्रिस्तरीय पंचायत या त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायत को लेकर की अनुशंसा करेंगे जीवी की राव समिति। ठीक है, त्रिस्तरीय व्यवस्था। ठीक है, और एक नवीन पद का सृजन करने को भी कहते हैं जिला स्तर पर, जिसका नाम था जिला विकास आयुक्त। अब ये तीन स्तर कौन कौन से थे या तीन व्यवस्था कौन कौन सी थी? वही तीन व्यवस्था को आप ध्यान रख सकते हो। अलग अलग राज्य में अभी भी नाम अलग अलग है, अभी भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। जैसे हम छत्तीसगढ़ में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत बोलते हैं जो ज्यादातर जगह पे है। हमारे यहां खंड स्तर पर, विकास खंड स्तर पर विकास जनपद पंचायत कहते हैं उसको, और जिला स्तर पर जिला पंचायत कहते हैं। ये तीन स्तर हमारे यहां चलता है। अलग अलग राज्यों में नाम अलग अलग है अभी भी, तो नाम के पीछे नहीं भागना। ये जो शुरू में तीन नाम बता दिए थे बस ये ध्यान में रखो, ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये बलवंत राय मेहता समिति के संबंध में ध्यान रखो। बाकी यहां पर कौन कौन सी त्रिस्तरीय थी अब ऐसा क्वेश्चन मत करना, क्योंकि जरूरी भी नहीं है। क्लियर है? जैसे कि देखो उस समय भी क्या हुआ कि तीन स्तरीय की सुझाव तो दिया गया, लेकिन कुछ राज्यों में तीन स्तरीय अपनाया गया, कुछ राज्यों में दो स्तरीय अपनाया गया, कुछ राज्यों में चार स्तरीय अपनाया गया। जैसे देखो तीन स्तरीय पंचायत व्यवस्था के तौर पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये सभी राज्यों ने त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया, जबकि तमिलनाडु राज्य ने द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था को अपनाया। और पश्चिम बंगाल को आप ध्यान रखिएगा, चार स्तरीय पंचायत व्यवस्था, आज भी चार स्तरीय पंचायत व्यवस्था हम देखते हैं। ये तीन आपको वही जो पुराने हैं और एक शेड्यूल एरिया के लिए अलग से। तो ये पश्चिम बंगाल में चार स्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया है। तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था फिर से कौन आ गया? जीवी के समिति। क्लियर है? और एक नवीन पद जिला स्तर पर, उसका सुझाव भी दिया गया जिला स्तर पर, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम था जिला विकास अधिकारी। जिला विकास अधिकारी का सुझाव। और ये जो जिला विकास अधिकारी होगा कलेक्टर से बड़ा पोस्ट वाला होगा। जो जिला अधिकारी, जिला विकास अधिकारी जिसको कह रहे हैं, वो जो अनुभव में जिला अधिकारी मतलब कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको आज हम बोलते हैं, उससे बड़ा पद होना चाहिए, ऐसा बोला उन्होंने। ठीक है? और इस जिला विकास अधिकारी का कार्य क्या होगा? नीति नियोजन और जिला विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए यह रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है? तो इसी कारण एक और सुझाव अलग से हम देखते हैं, उसके पीछे रीजन यही था। ये जो नवीन पद जिला विकास अधिकारी का सुझाव दिया गया, उसका कार्य क्या था? नीति नियोजन। ठीक है? मतलब स्ट्रेटेजी प्लानिंग बोल सकते हैं, नीति नियोजन एक तरीके से। अब उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप देख लीजिए प्रॉपर। तो नीति नियोजन और कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए, ठीक है, जिले को आधार बनाना।
मतलब जिला अब रिस्पॉन्सिबल होगा। यहां पर क्रियान्वयन के लिए जब हमने देखा था तो पंचायत समिति को खंड स्तर पर देखा था जो विकास का क्रियान्वयन करेगा, लेकिन अब जिला रिस्पॉन्सिबल होगा नीति नियोजन के लिए और विकास क्रियान्वयन के लिए। विकास क्रियान्वयन के लिए अधिकार अब जिले को दिए जाए, मतलब इस अधिकारी को दिए जाए जो सभी स्तर पर कार्य करेगा। मुख्य रूप से ये बोला गया। क्लियर है? अगला इन्होंने सुझाव दिया कि नियमित चुनाव होना चाहिए। चलिए, ये पहली बार आपको देखने को मिल रहा है। अब नियमित चुनाव होना चाहिए पंचायतों का। नियमित चुनाव होने के साथ साथ SC, ST, OBC, महिला, इन सभी का प्रॉपर प्रतिनिधित्व होना चाहिए उस सभी पंचायत स्तर पर। SC, ST, OBC और महिलाओं का प्रॉपर प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए, इस समिति के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारा आप इसमें ध्यान रख लेना। ये था GV राय समिति का, GV राव समिति का पूरा रिकमेंडेशन या सुझाव, और इनकी बातों को माना गया। क्यों? राजीव गांधी की सरकार थी, उन्हीं के समय आया और उन्हीं के द्वारा ये माना गया। फिर अगली समिति आ जाएगी लक्ष्मी मल। अगला नोट करिए, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। आज पूरी समिति को पूरा कर लेते हैं। 1986। अब कहीं पर कुछ भी समिति बनाओ, कहीं कुछ कमी रह ही जाती है, फिर से समिति का गठन। सरकार का काम क्या है? एक तो जांच बिठाना और किसी चीज के लिए क्रियान्वयन के लिए समिति बिठाना। कितना काम होता है कितना नहीं होता वो आप अच्छे से जानते हो। खैर, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। इसी कारण आपका ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। ये मेरा कहने का पीछे पर्पस ये है कि सर ये तो कर दिए थे, फिर ये क्योंकि 1 साल बाद ही। सरकार का काम है समिति बिठाना, जांच बिठाना, निंदा करना, उसमें से एक कार्य ये भी है। क्लियर है? तो 1986 में आप लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ध्यान रखेंगे। इनका मुख्य उद्देश्य यह था कि पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार करना। पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार करना। पुनरुद्धार कैसे करोगे? फंड प्रोवाइड करके, पैसे देके, वित्तीय शक्ति प्रदान करके। क्लियर? तो पुनरुद्धार तभी होगा पंचायती राज संस्थाओं का जब वित्तीय शक्ति प्रदान करोगे। तो इसी कारण जब इस समिति के सुझाव के तौर पे हम देखते हैं, राज्य वित्त आयोग का सुझाव भी दिया जाता है इस समिति के द्वारा। राज्य वित्त आयोग जो है फिर फंडिंग करेगा पंचायतों को, और पंचायतों के पास करारोपण की शक्ति भी आएगी और आर्थिक शक्ति आएगी उससे। इतनी बातें क्लियर है? तो उद्देश्य क्या था इसका उद्देश्य आपको बता दिए थे। ग्रामीण विकास, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर था। फिर ये सारे सुझाव दिए पंचायत के संबंध में। इसका उद्देश्य पंचायत को लेकर ही, प्रॉपर पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए, जिसको पुनरुद्धार बोलते हैं। ठीक, चलो सुझाव देखो। पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना, पहला सुझाव नोट करो। ठीक है, पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर कैसे बनाओगे भाई? इसके पीछे कॉन्सेप्ट आता है। फिर आत्मनिर्भर बोलने का मतलब आजकल के टाइम पे और पहले भी आर्थिक शक्ति से था। आप तब तक आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। अभी आपके लिए भी आत्मनिर्भर का क्या परिभाषा है? आप आत्मनिर्भर तभी बन पाओगे जब आप अपना खर्चा पानी चला सको। तो ये आत्मनिर्भर कब बनेंगे पंचायत? जब अपना खर्चा पानी चला सके, अपने विकास कार्य कर सके। तो ये सुझाव लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का पहला, पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना। कैसे? उनको अधिक आर्थिक संसाधन देकर। मतलब उनको करारोपण की शक्ति देकर। करारोपण की शक्ति या करारोपण का अधिकार, कर लगाने का अधिकार देकर। अब आप बोलेंगे सर इसको तो इसमें भी देखा था, किसमें करेंगे अगर आएगा तो? अगर आएगा प्रश्न में और दोनों दे दिया तो इसका आंसर लोगे। क्यों? क्योंकि इसकी अनुशंसा तो मानी ही नहीं गई थी, ये अनुशंसा सारी मानी गई थी। क्लियर है क्या? तो आत्मनिर्भर बनाएंगे कैसे? अधिक आर्थिक संसाधन देकर। आर्थिक संसाधन कैसे मिलेगा? जब करारोपण की शक्ति मिलेगी, कर लगाएंगे और कर लगाने से पैसा मिलेगा। सीधी बात है। इस समिति ने भी त्रिस्तरीय व्यवस्था दी।
तो त्रिस्तरीय भी ऐड कर लेना, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का भी इन्होंने सुझाव दिया इस समिति ने भी। उसके अलावा सर्वप्रथम संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, ऐसा कहा। सर्वप्रथम तो खैर उसने कह दिया था लेकिन बातें नहीं मानी, इसने कहा संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। तो फिर ऑप्शन अगर आ जाए और दोनों हो तो इसको आंसर लेना। संवैधानिक दर्जा देने की बात लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा की गई और बात फिर मानेंगे थोड़ी दिन में, संवैधानिक दर्जा अब इसके बाद मिलना शुरू हो जाएगा, मिलेगा मतलब। क्लियर? चलो एक और सुझाव ध्यान रखना, दल के आधार पर चुनाव नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। दल के आधार पर चुनाव नहीं होना चाहिए, नोट करिए अगला, दल के आधार पर चुनाव नहीं होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। जैसे हमने ऊपर देखा था दल प्रणाली के आधार पर होना चाहिए चुनाव, मतलब अपने दल जो है मुख्य मुख्य वही रिप्रेजेंटेटिव अपने भेजे चुनाव में और वही जीत कर आ जाए। लेकिन ये कह रहे हैं दल के आधार पर नहीं होना चाहिए, जैसे बीजेपी कांग्रेस यहां पर ऐसा अपने प्रतिनिधित्व यहां पर नहीं भेजेंगे। तो क्या होगा, जो लोकल चुनाव चिन्ह होते हैं, बाल्टी छाप, पतंग छाप, बेलन छाप, साइकिल छाप, कंडिल छाप, ये सारे जो होते हैं ना, ये लोकल चुनाव चिन्ह होते हैं पंचायतों के लिए। अभी भी आप देखो तो वही होना चाहिए, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ऐसा कह रही है। कोई दल बीजेपी कांग्रेस यहां पर नहीं होगा, ऐसा कह रहा है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, जिसकी बात मानी गई। क्लियर है? राज्य वित्त आयोग का गठन का सुझाव, ये इंपॉर्टेंट, इसको नोट करना बनता है। राज्य वित्त आयोग का गठन का सुझाव एक तरीके से पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लिया गया, इस टाइप से बोल सकते हो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुझाव यह भी दिया था कि अधिकरण की स्थापना होनी चाहिए, अधिकरण की स्थापना होनी चाहिए, ऐसा भी इन्होंने कहा। अधिकरण, जिसको इंग्लिश में ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं, मतलब उस क्षेत्र में उस पंचायती कोई भी संस्था हो किसी भी स्तर की, उसके संबंध में कुछ सुनवाई का अधिकार जिस संस्था को होगा उसको अधिकरण कहा जाता है। तो अधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल्स, उसकी स्थापना का सुझाव भी दिया लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। ये सारे सुझाव थे। इसके अलावा नियमित चुनाव ऐड कर लेना, नियमित स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव का भी अनुशंसा दिया इस समिति ने। निष्पक्ष, स्वतंत्र और क्या कहना चाहिए, नियमित चुनाव का भी सुझाव दिया इस समिति ने, यह भी आप ऐड कर लेना। तो ये सारा था लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, और ये पंचायती राज के संबंध में सारी समितियां थी। फिर से रिपीट करें, सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GV राव समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। कैसे करके याद करते हैं, तो ये फेमस है, बैक्स करके याद करते हैं। लाइन से आप याद कर सकते हो, वर्ष के साथ में बैक्स। B से बलवंत राय मेहता समिति, A से अशोक मेहता, G से GV राव और S से सिंघवी। ठीक है, ऐसा करके याद कर सकते हो। तो बैक्स इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा और बहुत सारी समितियां हैं जिन्होंने पंचायत के संबंध में छोटे मोटे सुझाव दिए, उसको अलग से मैं आपको बता दूंगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए नोट करिए। इसके अलावा अन्य समितियां पंचायतों को लेकर जिसने छोटे मोटे सुझाव दिए, तो अन्य समिति करके हेडिंग डाल लेना, लिखते चलिए। एक था दांतेवाला समिति, जिसका गठन 1978 में हुआ, नोट कर सकते हैं। सीधा इन्होंने यह कहा कि खंड स्तर पर नियोजन होना चाहिए। दांतेवाला समिति 1978, खंड स्तर पर ब्लॉक लेवल पे नियोजन होना चाहिए पंचायतों का, मतलब जो भी प्लानिंग एग्जीक्यूशन का काम करेगा खंड स्तर पर करेगा, ऐसा कहा दांतेवाला समिति ने 1978 में। इसके अलावा अन्य समिति के तौर पे हनुमंतराव समिति हम देखते हैं, और ये देखते हैं 1984 में। हनुमंतराव समिति ने कहा जिला स्तर पर नियोजन होना चाहिए पंचायतों का, जिला स्तर पर नियोजन होना चाहिए। देखिए खंड स्तर पर कौन कह रहा है, खंड स्तर पर दांतेवाला समिति कह रहा है, और जिला स्तर पर नियोजन होना चाहिए कौन कह रहा है, हनुमंतराव समिति कह रहा है। एक 1978, एक 1984, ऐसा याद कर सकते हो। अगला समिति नोट करो, P.K. थुंगन समिति, P.K. थुंगन समिति। अब आगे जो दो समिति बनाऊंगा, एक P.K. थुंगन समिति और एक गॉडगिल समिति, दोनों के दोनों 1988 में गठित की जाएंगी। तो P.K. थुंगन समिति 1988, इनकी एक अनुशंसा ध्यान रख लो कि संवैधानिक दर्जा पंचायतों को देने के लिए इन्होंने अनुशंसा रखी, जो इसके बाद आ जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी समितियां एक ही टाइप का रिकमेंड कर रही हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो संवैधानिक मान्यता की अनुशंसा की थुंगन समिति ने 1988, और 1988 में ही एक समिति और आएगी जिसको बोलेंगे गॉडगिल समिति। ठीक है, गॉडगिल समिति।
पंचायती राज संस्थाओं को कैसे प्रभावी बनाना चाहिए, कैसे इफेक्टिव बनाना चाहिए, उसके संबंध में कुछ कुछ सुझाव दिया। तो बस एक ही लाइन ध्यान रखना, गॉडगिल समिति के संबंध में, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी बनाने हेतु, इफेक्टिव बनाने के लिए। और एक समिति और ध्यान रख लो, भूरिया समिति, भूरिया समिति 1995, उसके संबंध में आप ध्यान रख लेना पेशा। ये आप आगे पढ़ेंगे जब पंचायत हो जाएगा तो इसको आपको पेशा पढ़ाएंगे। पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया, ठीक है, पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया, ये फुल फॉर्म है पेशा का। तो पेशा एक्ट लाया गया इस भूरिया समिति के अनुशंसा के बाद। ये पेशा पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, चिंता मत करिए। तो ये अन्य समितियां थी बैक्स के अलावा, ठीक है, तो आपने नोट कर लिया। ये हो गई पंचायत के संबंध में पूरी समिति और पंचायत का विकास। अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि पंचायत का संवैधानिक दर्जा कब मिला, राइट। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब मिला, ये जल्दी से बात कर लेते हैं। तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, थोड़ी देर पहले आपको बताया था, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार कांग्रेस के ही थे, 1991 की बात कर रहे हैं। 1991 में सर्वप्रथम बिल लाया जाता है, 73वां संविधान संशोधन बिल 1991 लाया जाता है। बिल कह रहा हूं, अभी संशोधन हुआ नहीं है। तो यह 73वां संविधान संशोधन पारित हो जाता है लोकसभा से 22 दिसंबर 1992 को। ध्यान रखना, डेट लिख लेते हैं। कहां लिखोगे, यहां पर मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 22 दिसंबर को लोकसभा में यह 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाता है लोकसभा में। 22 दिसंबर 1992 की बात कर रहे हैं। इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 1991 में। पारित कब हो जाता है, 22 दिसंबर 1992 में। फिर अगले ही दिन 23 दिसंबर को राज्यसभा में यह बिल पारित हो जाता है। पंचायतों के संबंध में ही है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिल रहा है। संवैधानिक दर्जा तब तक नहीं मिलेगा जब तक संविधान में नहीं रहेगा। तो संविधान में ऐड कर रहे हैं, कंपलसरी बना रहे, संवैधानिक संशोधन होगा। 73वां संविधानिक संशोधन पंचायती राज के संबंध में ध्यान रखना, और 74वां संविधान संशोधन नगरीय निकाय, जिसकी बात बाद में कर लेंगे, ठीक। राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है 20 अप्रैल, अगला वर्ष आ जाएगा 1993 का। 92 चल रहा था, 92 में लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ। राष्ट्रपति का अनुमोदन होगा, मतलब राष्ट्रपति साइन करेंगे कब, 20 अप्रैल 1993 को, ठीक है। और फाइनली पूरे देश में नहीं बोलना चाहिए, देश में लागू घोषित कर दिया जाता है इसको 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हो जाता है, ठीक है, लागू हो जाता है। अब राज्य अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको अपने सहूलियत के अनुसार इंप्लीमेंट कर सकेंगे। इसके बाद करना तो है ही, इतना तो तय था। तो 24 अप्रैल आपका 1993 को यह लागू हो जाता है देश में। इसी कारण 24 अप्रैल, प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है इसी कारण, क्यों, क्योंकि इस दिन लागू हुआ था देश में। लेकिन जब हम संविधान संशोधन के तौर पे बात करते हैं तो 73वां संविधान संशोधन 1992 पढ़ते हैं, क्योंकि जब संशोधन का डेट लिखा जाता है तो वो डेट लिया जाता है जब लोकसभा और राज्यसभा में वो पास हो जाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा में पास होने की तिथि जो थी वो 1992 थी। तो इस कारण 73वां संविधान संशोधन 1992 माना जाता है, ध्यान रखिएगा। लागू हुआ था 93 में 24 अप्रैल को, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, जबकि 73वां संविधान संशोधन 1992 लिखा जाता है। और जब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो चुका था तो संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश था। क्लियर, संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला सर्वप्रथम राज्य था मध्य प्रदेश। क्लियर है सारी बातें। तो ये था दोस्तों आज की क्लास, जिसमें हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात की। और फिर धीरे धीरे पूरा डिटेलिंग करते हुए पूरी कार्य प्रणाली को समझेंगे, एक एक बातें कवर करेंगे, इतने ही डिटेल में दोस्तों। तो बने रहिएगा। अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो ऑफर चल रहा है, ऑफर केवल सीमित समय के लिए है, जल्द से जल्द वो ऑफर हटा दिया जाएगा। 1-2 दिन एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि आपको बेनिफिट मिल सके। तो इस ऑफर का फायदा उठाइए और जल्द से जल्द अपने कोर्स को रजिस्टर करिए। सारे टॉपिक छत्तीसगढ़ के इतने ही डिटेल में जाकर पढ़ाया गया है, डेमो भी अवेलेबल है हमारे ही यूट्यूब चैनल पर, जिसको आप देख सकते हैं।
अन्य सीरीज के अलावा सीसैट मैथ्स और रीजनिंग को लेकर भी चलाई जा रही है, उसमें भी ऑफर है। या हमारे अन्य शिक्षकों के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को लेकर भी अन्य विषय के कोर्स हमारे ही प्लेटफॉर्म में आजाद सीजीपीएससी एकेडमी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, उसमें भी डिस्काउंट अवेलेबल है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको आजाद सीजीपीएससी एकेडमी एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, वहां पर ये सारे कोर्सेस अवेलेबल होंगे, इजिली आप इसको परचेज कर सकते हैं, अन्यथा दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।